सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अब तक हमने जियोमॉर्फोलॉजी के इस सेगमेंट में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में समझा, पृथ्वी की भूवैज्ञानिक समय सारणी के बारे में समझा और प्लेट विवर्तन के सिद्धांत को हमने समझ लिया। इसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ते हैं और अध्ययन शुरू करेंगे ज्वालामुखी का या ज्वालामुखीयता अथवा ज्वालामुखी क्रिया के बारे में। शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि हम इस अध्याय में क्या पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक यही रहता है कि हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, विस्तृत चीज़ें हैं, लेकिन उनमें से छाँटना कि हमें कितना पढ़ना है, कितना हमारे लिए योग्य है या हमारे काम आ सकता है। अब चूँकि आरएस में 2 नंबर के क्वेश्चन चले गए हैं, हट चुके हैं, अब 5 नंबर के क्वेश्चन आएँगे, यानी कि अब थोड़ा-सा विस्तृत करके हमें इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ शब्दावलियाँ हैं इम्पोर्टेंट, जैसे लेपिली, स्कोरिया, जैसे प्रेशिया, ये शब्दावलियों से क्वेश्चन उठने की संभावनाएँ हैं, तो वो भी हमें करने हैं। लावा के प्रकारों को समझना है, शंकु के प्रकारों को समझना है, तो ये सारी चीज़ें हम इस अध्याय में करेंगे। शुरू करते हैं, सबसे पहले जानते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ज्वालामुखी की परिभाषा देखेंगे। ज्वालामुखी किसे कहते हैं या ज्वालामुखी के जो अंग है उसके बारे में भी हम यहाँ से जानकारी प्राप्त करेंगे। ज्वालामुखी एवं ज्वालामुखी क्रिया, पहला तो ये परिभाषाएं रही। इसके बाद हम समझेंगे ज्वालामुखी क्रिया के बाद हमें समझना है ज्वालामुखी से निःसृत पदार्थ क्या-क्या एलिमेंट्स ज्वालामुखी से निकलते हैं, कौन-कौन से पदार्थ निकलते हैं। जैसे सबसे पहले गैसें निकलेगी और उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो होगा वो होगा जलवाष्प का। अराउंड 60 टू 95% जलवाष्प का योगदान है। इसी तरह से तीसरा हम देखेंगे ज्वालामुखी के अंग, क्या कुछ जो है ज्वालामुखी के अंग है, जैसे क्रेटर हो गया, वेंट हो गया, ज्वालामुखी नलिका हो गई। इन सब के बारे में हमें यहाँ पर जानना है। एक संक्षिप्त बात कहें तो ज्वालामुखी का हम एक डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम के माध्यम से उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। चौथा जो होगा वो होगा ज्वालामुखी क्रिया के कारण, किन कारणों से ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। जिसमें सबसे पहला कारण, 4 कारण मुख्यतः माने जाते हैं। पहला कारण आता है भूगर्भ में तापमान का अधिक होना। दूसरा कारण माना जाता है कमजोर चट्टानों का होना। तीसरा है गैसों की उत्पत्ति या जलवाष्प की उत्पत्ति और चौथा कारण माना जाता है भूकंप। इन सब के कारण धरातल कमजोर होगा, धरातल के भूगर्भ में मैग्मा का विकास होगा और जलवाष्प के कारण आयतन और दबाव में वृद्धि होगी और ये तीनों कार्य मिलकर ज्वालामुखी क्रिया बनने के उद्गार के कारण निकलकर सामने आएंगे। तत्पश्चात हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी के प्रकार, जिसमें 2 प्रकार हम शामिल करेंगे। एक तो है उद्भेदन के आधार पर या उद्गार के आधार पर, आप कह सकते हैं कि उद्गार केंद्रीय है या उद्गार दरारी है। ये छोटी-सी बातें हैं, तो इसमें अगर मैं सब पॉइंट लिखूँ तो केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी और दूसरा सब पॉइंट आएगा दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। केंद्रीय उद्गार और दरारी उद्गार। इस केंद्रीय उद्गार में भी हम 5 सब विभाजन करेंगे आगे, जिसमें स्ट्रम्बोलियन आएगा, सिंडर शंकु आएगा, वल्केनियन आएंगे, ये सारी चीजें हैं। पीलियन तुल्य ज्वालामुखी और दरारी उद्गार में हम आइसलैंडिक तुल्य ज्वालामुखी के बारे में हम अध्ययन करते हैं।
इसी प्रकार से उद्गार की अवधि के आधार पर तो 3 ज्वालामुखी प्रकार हम पढ़ते हैं। एक तो होते हैं एक्टिव वोल्केनोस, दूसरे होते हैं डोरमेंट या प्रसुप्त ज्वालामुखी, और तीसरे होंगे शांत एक्सटिंक्ट या मृत ज्वालामुखी। ये सभी प्रकार हैं। नेक्स्ट प्रकार हो जाने के बाद हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी से निर्मित भू आकृतियां या स्थलाकृति। यानी कि इसमें आप आंतरिक, अब इसमें भी 2 क्लासिफाई करेंगे कि आंतरिक ज्वालामुखी उद्भेदन जो होगा या अंतर्वेदी जो स्थलाकृतियां होंगी वे होंगी, और साथ ही साथ में हमें दूसरी जो याद रखनी है वो है बहिर्वेदी ज्वालामुखी क्रिया और उसके कारण बनने वाली हुआ करनी। जैसे हम लोकोलिथ, पेकोलिथ, पेथोलिथ, डाइक, शील, शीट, इन सब के बारे में बात करते हैं, तो ये सभी अंतर्वेदी हुआ करती हैं। वहीं हम जब सिंडर शंकु की बात करें, हम जब बात करें परिपोषित शंकु की, घोंसलादार शंकु की, कंपोजिट मिश्रित शंकु की, लावा गुंबद की, क्षारीय लावा शंकु की, डोट गुंबद की, वो सारी क्या है बहिर्वेदी स्थलाकृति। तत्पश्चात हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी का विश्व वितरण, कि ज्वालामुखी की जो पेटियां हैं उनके बारे में अध्ययन करें। यहाँ ध्यान देना कि पेटियों में 4 पेटियां हम देखते हैं। एक तो आती है परिप्रशांत पेटी, दूसरी अपने पास होगी वो हो जाएगी मध्य महाद्वीपीय पेटी। इसी तरह से तीसरी जो होगी वो होगी मध्य अटलांटिक पेटी, और चौथी जो है वो अपने पास होगी महाद्वीपीय पेटी। ये सारी पेटियों का ये बात जो हमारा होगा मानव बोझ वाला, यानी कि ज्वालामुखी का मानव ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कुछ लाभकारी प्रभाव और साथ में ही कुछ हानियां भी नहीं। लाभकारी में राजनीति का विकास हो, लाभकारी में बहुमूल्य जो तत्व हैं उनकी प्राप्ति हो, ये सारे लाभ हैं। हानियों में विनाश होगा, भूकंप आएगा उससे भी विनाश होगा, तो ये सारी हानियों में हम काउंट करेंगे। अंत में हम समझेंगे कुछ पूर्ण रूप ज्वालामुखी को, जिसमें केसर, कुमारी, सौफल तारा, इन कुछ शब्दावलियों का जिक्र किया जाए, तो ये हमारा पूरा टॉपिक रहने वाला है। उम्मीद है आपको एक खाका मिल गया है कि हम इस टॉपिक में पढ़ने क्या वाले हैं। 13 मिनट सिर्फ हमने, सॉरी 10 मिनट हमने किसको एक्सप्लेन किया है, केवल अपने टॉपिक को एक्सप्लेन किया। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी का क्रिया हो गई, इस मिश्रित पदार्थ हमने करने हैं, ये सारी चीजें हैं। तो बिना देरी किए हम अपने स्लाइड्स पे चलते हैं और शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। देखिए, ज्वालामुखी, वोल्केनोस। ज्वालामुखी का तात्पर्य कुछ छिद्र या वेंट से होता है अथवा दरार से होता है,
जिससे होकर गर्म लावा, गैसें, पत्थर के टुकड़े और धूल कण आदि का उद्गार होता है। यानी कि यहाँ उद्गार होना चाहिए। अब वो उद्गार चाहे दरारी हो या वह उद्गार चाहे केंद्रीय उद्गार, ये हो गया। इसके बाद है ज्वालामुखी क्रिया, यानी कि यहाँ उद्गार होना आवश्यक नहीं है। यहाँ यदि मेघमा बन रहा है तो वह भी ज्वालामुखी क्रिया होगी, और यदि मेघमा बाहर आने की कोशिश कर रहा है, बाहर नहीं आ रहा, बाहर आने की कोशिश कर रहा है, तब भी वह क्या है, एक ज्वालामुखी क्रिया का ही उदाहरण है। यानी कि हमें मेघमा बनने से लेकर और उसके सतह पर आने या ना आने की सभी क्रियाओं को क्या करना है, शामिल करना है। उसको हम क्या कहेंगे, ज्वालामुखी क्रिया कहेंगे, वल्केनिसिटी कहलाएंगे। वह क्रिया है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के भीतर गैसें एवं लावा की उत्पत्ति से लेकर उसके पृथ्वी के भीतर अथवा बाहर प्रकट होने की सभी क्रियाएं क्या होगी, इसमें शामिल होंगी। ये होगी ज्वालामुखी और ज्वालामुखी क्रिया की परिभाषा या ज्वालामुखीयता वल्केनिज्म जिसको आप कहें। ज्वालामुखी उद्गार में निश्रित पदार्थ की यदि बात करें तो तीन पदार्थ हमें पढ़ने होते हैं। सबसे पहले हम गैसें पढ़ते हैं या जलवाष्प पढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं विखंडित पदार्थ, और इसमें बहुत सारी शब्दावलियों का हमें इस्तेमाल करना है, बहुत सारी शब्दावलियों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तीसरा है लावा और तरल पदार्थ की बातें हमें करनी है। तो सबसे पहले गैसों की बात करें तो ज्वालामुखी उद्गार के समय कई प्रकार की गैसें निकलती हैं, जिनमें बहुत ही प्रज्वलित गैसें जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, वह कार्बन डाई सल्फाइड तथा अन्य अम्लीय गैसें जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनिया क्लोराइड, ये सारी गैसें निकलती है। यानी कि अमोनिया निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ये सारी गैसें हैं। लेकिन इन सब में भी सबसे ज्यादा महत्व किसका है, जलवाष्प का, जो कि 60 से 90% अपना हिस्सा रखती है। यानी कि जितनी भी गैसें निकलेगी उनमें 60 टू 90% हिस्सा किसका होने वाला है, जलवाष्प का होने वाला है। Am I clear? इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑर्गन, ग्रीन हाउस गैसें भी यहाँ से निकलेगी। तो ये सभी वे गैसें हैं जो निकलती है कहाँ से, ज्वालामुखी उद्भेदन के समय में निकलेंगी। क्लियर है? चलिए। ओके। विखंडित पदार्थ की बात करें, फ्रेगमेंटल मटेरियल्स की बात की जाए, तो जब ज्वालामुखी विस्फोट के साथ निकलेगा तो चट्टानों को तोड़ेगा, और यदि वे चट्टानी टुकड़े बहुत ही बड़े-बड़े हों, बहुत ही विस्तृत हों, तो उनको हम कहेंगे ज्वालामुखी हों। जब ऊपर से गिरेंगे, गरम-गरम तो है ही, ऊपर से गिरेंगे घर्षण लगेगा और गरम होंगे, आग के होंगे, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, ज्वालामुखी बॉम्ब। और जब वहाँ जो भी गिरेगा, यानी कि जिस एरिया में ये ज्वालामुखी बॉम्ब गिरेंगे, वहाँ नुकसान पहुँचाएँगे। तो बॉम्ब क्या करता है? नुकसान ही पहुँचाता है। वो आपने सुना भी होगा, जी मैं बॉम्ब हूँ, आप कहें तो मैं आ जाऊँ, आप कहें तो मैं फट लूँ। तो ये जो बॉम्ब है, ज्वालामुखी बॉम्ब, चट्टानी टुकड़े, बड़े-बड़े चट्टानी टुकड़े, उसको हम क्या कहेंगे, ज्वालामुखी बॉम्ब कहेंगे। इनका व्यास जो है कुछ इंच से लेकर कुछ सेंटीमीटर्स तक से हो सकता है, मतलब बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। यदि इनका आकार मटर के दाने या अखरोट के बराबर है, तो हम इसको लेपिली कहेंगे। क्या कहेंगे? लेपिली। ये अंडरलाइन कर रहे हैं अपने बात। तो जो शिलाखंड मटर के दाने या अखरोट के बराबर है, वो क्या कहलाएंगे? लेपिली कहलाएंगे। और कभी-कभी छोटे-छोटे नुकीले शिलाखंड लावा से चिपक कर संगठित हो जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे? ज्वालामुखी संकोर्ण या ब्रेशिया कहेंगे। आपको ये याद रखेंगे ना, ब्रेशिया, ये इजी टू लर्न रहेगा। यानी कि विखंडित पदार्थ जो हम पढ़ रहे हैं, उन विखंडित पदार्थों में चट्टानी टुकड़े होंगे और राख के कण भी होंगे। सबसे महीन कण क्या होंगे? राख होंगे, धूल होगी। और उसमें जो सबसे बड़े हैं उसको हम बोम कहेंगे, जो मटर और अखरोट के दाने के समान है उसको हम क्या कहेंगे? लेपिली कहेंगे। और जो नुकीले हैं उनको हम क्या कहेंगे? ब्रेशिया कहेंगे। इसी तरह से यदि वो मटर के दाने से छोटा हो, कौन? टुकड़ा, उसको हम कहेंगे स्कोरिया। उसको क्या कहेंगे? स्कोरिया। यहाँ लिखा हुआ है हमने। और लास्ट में आता है प्यूमिस। कुछ शिलाखंड काफी हल्के एवं छिद्रदार होते हैं, जो लावा के झाग से बनते हैं, यानी कि बाद में लावा के बाद बनेंगे।
उसको हम क्या कहेंगे? प्यूमिस कहेंगे। राख या अंगार ज्वालामुखी के सर्वाधिक बारीक कणों को हम राख या अंगार या सिंडर कहेंगे। इसी तरह टफ क्या है? ज्वालामुखी धूल एवं राख, लेपिली आदि के जमा होने से निर्मित चट्टान क्या कहलाएगी? टफ कहलाएगी। ये है विखंडित पदार्थ। अब उन दोनों को वहां क्यों लिखा? क्योंकि लावा निकलने के बाद ये दोनों बने। आए तरल पदार्थ की बात करें तो तरल पदार्थ के रूप में लावा निकलता है, मेग्मा निकलता है। और जो ताजा लावा है उसका जो टेम्परेचर है वो होगा 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस। और उसकी गति, लावा की जो गति है वो उसकी रासायनिक संरचना यानी कि उसमें सिलिका की मात्रा कितनी है उसके ऊपर, और साथ ही साथ भूमि की ढाल के ऊपर क्या करेगी? डिपेंड करेगी। प्रभावित, आपसे कह दे, लावा की गति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऊंचा व स्वरूप बिल्कुल है, हो जाएगा ना, ढाल है तो ऊंचा स्वरूप। इसी तरह से आपसे फिर कहे कि लावा की उत्पत्ति को प्रभावित करने में उसकी रासायनिक संरचना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो ये भी बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। ठीक है। तो सिलिका की मात्रा के आधार पर लावा को दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है अम्लीय लावा, एसिडिक लावा, और दूसरा है पेट्रिक लावा या क्षारीय लावा। ये अंतर है। 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, आपको अवेयर रहना है कि क्योंकि ये मेंस का टॉपिक है तो डिस्क्रिप्टिव ही आएगा और डायरेक्ट पूछ ले कि अम्लीय लावा और क्षारीय लावा में अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो हमें बताना है कि अम्लीय लावा जो है हल्का होगा और कम घनत्व वाला होगा। तो हल्का है तो घनत्व क्या होगा? उसका कम होगा। सिलिका की मात्रा उसमें 75% तक होगी, या यूं कह सकते हैं सिलिका की मात्रा अधिक होगी। अत्यधिक चिपचिपा और गाढ़ा होगा जिसके कारण गति भी क्या रहेगी? धीमी रहेगी। और मुख्यतः ज्वालामुखी पर्वत निर्माण में क्या होते हैं? ये सहायक है। कौन? अम्लीय। इसी तरह पेट्रिक लावा की बात करें तो गहरे रंग के और अधिक घनत्व वाला होगा क्योंकि थोड़ा सा भारी होगा। सिलिका की मात्रा बहुत कम होगी, अत्यधिक तरल और तीव्र गति से प्रसारित और अत्यंत तरल है। ज्वालामुखी पठार और मंद ढलान वाले ज्वालामुखी पर्वतों के निर्माण में ये क्या होगा? सहायक होगा, पेट्रिक लावा। तो ये हो गए ज्वालामुखी से मिश्रित पदार्थों की बातें। क्या क्या निकलता है? तो सबसे पहले निकलता है गैस, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग किसका है? जलवाष्प का। इसके पश्चात निकलती हैं चट्टाने विखंडित टुकड़े, तो बोम्ब है, लेपिली है और स्कोरिया है। बाद में बनेंगे प्यूमिस, ब्रेशिया, ब्रेशिया भी हो जाएगा। इसी तरह से तरल पदार्थ निकलता है लावा, और लावा को सिलिका की मात्रा के आधार पर दो भागों में बांटा, अम्लीय लावा, क्षारीय। यहाँ तक क्लियर हो गया है। ये सारी बातें हम कर चुके। चले कुछ क्वेश्चन। तो ज्वालामुखी क्रिया के दौरान कौन कौन से पदार्थ निःसृत होते हैं? तो एक 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, ये बड़ा भी बन सकता है, कोई इश्यू की बात नहीं है, इसमें आप पूरी की पूरी व्याख्या कर सकते हैं। या कहे निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। लेपिली को परिभाषित करना हो तो बटर और अखरोट के दाने के आकृति के या समान आकार के जो चट्टानी टुकड़े होंगे ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जो निकलेंगे उनको हम क्या कहेंगे? लेपिली। ज्वालामुखी बम जो बड़े बड़े होंगे जिनका व्यास कुछ इंच से कुछ सेंटीमीटर से कुछ इंच तक हो सकता है। ब्रेशिया नुकीले शिलाखंड होंगे। इसी तरह से जो हमारे पास स्कोरिया है वो क्या है? मटर के दाने से भी छोटा स्थलखंड या शिलाखंड। टफ, लेपिली और लावा के संगठित होने से, राख, लेपिली और लावा के संगठित होने से जो चट्टान बनेगी वो टफ है। इसी प्रकार से तो इनका हमें परिभाषित करना है तो आप डायरेक्ट परिभाषित इनको कर सकते हैं पॉइंट फॉर्म में डालकर। सिलिका की मात्रा के आधार पर लावा के प्रकारों को समझाइए, या अम्लीय लावा तथा क्षारीय लावा में अंतर को स्पष्ट कीजिए, बन सकता है। इसी तरह यूपीएससी प्री में क्वेश्चन आते हैं, हालांकि आरपीएससी में नहीं आने वाला ये क्वेश्चन, फिर भी आ सकता है। पूछो कैसे? क्योंकि विश्व के कुछ ज्वालामुखी वो सक्रिय हैं और उनमें लगातार उद्गार होता रहता है, तो करंट है। करंट है तो ये नहीं पूछेगा कि वर्तमान में कहाँ उद्गार हुआ, भूल जाओ। वो पूछेंगे ज्वालामुखी उद्गार के समय कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं। तो बेसिक जानकारी है वो हमें याद होनी चाहिए
लावा निकलेंगे, धूलकण निकलेंगे, पायरोक्लास्ट, लेपिली, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सभी चीजें यहाँ से क्या है निकलेगी। क्लियर है? इसी तरह से एक क्वेश्चन आया था कि कौन-कौन सी गैसें निकलती हैं। ये क्वेश्चन आया था। प्री में आया था लेकिन यहाँ हमने डायरेक्ट लिख लिया है इसको एबीसीडी में ना बनाते हुए। इसको थोड़ा-सा पढ़ लेना कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रस के ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, NH3, आर्गन, ग्रीन हाउस गैसें आदि है। अब आपसे कहते हैं, जलवायु परिवर्तन टॉपिक है अपने पास और आपसे कहते हैं कि ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण अम्लीय वर्षा होती है, समझाइए। तो हम कहेंगे कि ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण बहुत सारी गैसें निकलती हैं जिनमें नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो है, ये गैसें वायुमंडल में घुल जाती हैं और जब बादलों का विकास होता है, तो बादलों में से जब वर्षण होगा, तो वर्षण की बूंदों में ये गैसें घुल जाएँगी और वह अम्लीय वर्षा का कारण हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप जलवायु या क्लाइमेटोलॉजी जो हमारा नया टॉपिक जुड़ा है, उससे मर्ज करके भी पढ़ सकते हैं। स्पीड थोड़ी धीरे की है हमने, जानबूझ के धीरे की है, ताकि धीरे-धीरे एक-एक चीज़ को हम करें। अब अगर बात करें उद्गार के कारणों की, आज हम उद्गार के कारण करके छोड़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे अगली कक्षा में। उद्गार के कारणों में सबसे पहला है गर्भ में अत्यधिक ताप का होना। ये हमें पता है क्यों है तापमान, क्योंकि आंतरिक संरचना में हमने पढ़ रखा है कि भूगर्भ में गहराई पर जाएँगे तो दाब में वृद्धि होगी, दाब में वृद्धि होगी तो तापमान में भी वृद्धि होगी। रीज़न फर्स्ट एंड द सेकंड रीज़न इज़ कि गहराई में जाने पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की जो तीव्रता है या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की जो मात्रा है उसमें वृद्धि होगी। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या करेंगे? विखंडन करेंगे। विखंडन करेंगे तो एनर्जी जनरेट होगी और उसी एनर्जी के कारण तापमान बढ़ेगा जिसके कारण पदार्थ, चट्टानें पिघलेंगी। जब पिघलेंगी तो मैग्मा बनेगा और वही मैग्मा कमजोर भूपटल को देखकर कमजोर भूपटल के सहारे उद्गार करेगा। दूसरा है कमजोर भूपटल का मैग्मा तब तक बाहर नहीं आ सकता जब तक कि उसको कोई भूपटल कमजोर ना मिल जाए। यानी कि भूपटल कमजोर कब होगा? जब कोई संरक्षी गति होगी, कोई अभिसारी गति होगी या कोई अपसारी गति हो रही होगी या कोई अर्थ मूवमेंट हो रहा होगा, कोई न कोई भू संचलन की क्रिया, उत्थान, दशान, वलन व्हाटएवर जो भी हो, उन सब के कारण क्या लगेंगे? कंपन होगा, भूकंप होगा और भूकंप से दरारें, तो यहाँ वापस से भूकंप से भी कनेक्ट हो रही है चीज़ें। दरारें और दरारों से भूपटल कमज़ोर होगा और मेग्मा उन दरारों के सहारे बाहर आने की क्या करेगा? कोशिश करेगा। तीसरा है गैसों की उत्पत्ति और उसमें भी हम मुख्यतः आधार या किस गैस को मानते हैं? जलवाष्प। जलवाष्प। अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई होगी? तो जो बरसात है, अब क्योंकि दरारें हैं, बरसात भी है, तो दरारों के माध्यम से बरसात का पानी भूगर्भ में जाएगा और तापमान के कारण वो वाष्प में क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह से जब कोई सागरीय ट्रेंच विकसित होगा तो सागरीय ट्रेंच के किनारे भी जल रिस कर भूगर्भ में जाएगा और तापमान के कारण वहां भी मेघमा का जलवाष्प का क्या करेगा? विकास करेगा और जैसे ही जल जल वाष्प में परिवर्तित होगा तो उसके आयतन और दबाव दोनों में क्या होगी? वृद्धि और आयतन तथा दबाव में वृद्धि के फलस्वरूप ज्वालामुखी उद्भेदन होगा, ज्वालामुखी विस्फोट। अंतिम है भूकंप। किसी भी कारण से पृथ्वी के ऊपर यदि भूकंप आ जाए, चाहे वह टेक्टोनिक कारण हो या कोई हॉट ज़ोन का कारण हो, क्यों ना किसी और एरिया की ज्वालामुखी का कारण या कुछ मानवीय कारक भी हो सकते हैं, खनन कर रहे हैं, हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, उस स्थिति में भूगर्भ पर या भूपटल पर कंपन जनरेट होगा जिससे भूकंप आएँगे और दरारें पड़ेंगी, स्थलखंडों में दरारें पड़ेंगी। दरारें पड़ने से
फिर से इस चीज को कनेक्ट करें, दरारें पड़ेगी तो भूपटल कमजोर होगा, दरारें पड़ेंगी तो गैसों की उत्पत्ति भी होगी, क्योंकि पानी जो है वो इन दरारों से रिस रिस कर भूगर्भ में जाएगा, तो जलवाष्प बनेगी और अंततः ज्वालामुखी विस्फोट के ये क्या बनेंगे, कारण बनेंगे। तो आपसे फिर से एक क्वेश्चन मैं यहाँ पुट कर देता हूँ कि ज्वालामुखी उद्भेदन के कारणों की चर्चा कीजिए, तो हमें इसके ऊपर लिखना है और हम क्या लिखेंगे, तो यही जो अपन ने बोला है यही हमें लिखना है। जैसे भूगर्भ में अत्यधिक ताप का होना, तो ये सब लिखा हुआ है, भूगर्भ में अत्यधिक तापमान किस कारण से है, तो वो चीजें हैं, तापमान पाया जाता है क्योंकि भूगर्भ में रेडियोधर्मी पदार्थों के विघटन, रासायनिक प्रक्रम एवं दबाव अधिक होता है। साधारणतः 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाती है और इस प्रकार अधिक गहराई पर पदार्थ पिघल जाता है और भूपटल के कमजोर भागों को तोड़कर बाहर निकल आता है, इससे ज्वालामुखी का क्या होता है, विस्फोट। ये डायग्राम उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास स्थल मंडल है, हमारे पास प्लास्टिक दुर्बल मंडल है जो कि मेंटल का ही हिस्सा है। प्लास्टिक दुर्बल मंडल में एक हॉट जोन विकसित होगा, क्यों होगा, क्योंकि गहराई में जाने पर दाब में वृद्धि होगी तो तापमान में वृद्धि होगी, और जो ये स्टार में है ये सभी क्या है, रेडियो सक्रिय पदार्थ है, तो इनमें विखंडन की क्रिया होगी और तापमान वृद्धि होगी तथा मेघमा का विकास। फिर और यही मेघमा कमजोर चट्टानों को तोड़कर बाहर आने की कोशिश भी करेगा। फिर है कमजोर भूभागों का होना, प्लेट सीमांतों के सहारे कमजोर भूपटल का विकास होता है। सीमांत आप समझ गए होंगे क्योंकि हमने पहले ही इस बारे में विस्तृत जानकारी प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में प्राप्त कर ली है। तो एक बारी आप पीछे की क्लासेस भी देखने की थोड़ी जोखिम उठा लें, तो एक बारी हम उसको मेंशन कर देंगे कि भाई हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में ये चीज है, आप देखें उसको, देखकर कमेंट भी करें कि वाकई वो चीज है। तो सीमांतों के सारे कमजोर भूपटल का विकास होता है, इस कमजोर भूपटल को तोड़कर मेघमा बाहर आता है, जैसे प्रशांत महासागर के तटीय भागों में, पश्चिमी द्वीप समूह और बलित पर्वतों के क्षेत्र में, हिमालय को छोड़कर। आगे देखेंगे जब पर्वत पड़ेंगे तब हिमालय आएगा, और उसी समय पढ़ेंगे कि हिमालय क्षेत्र में भूकंप तो है, हिमालय अभिसारी प्लेट सीमांतों के सहारे भी है लेकिन ज्वालामुखी नहीं है, तो वो भी हमें आगे चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट है गैसों की उत्पत्ति। ज्वालामुखी उद्गार के लिए गैसों का महत्वपूर्ण स्थान है, गैसों में भी जलवाष्प सर्वाधिक महत्व। तो जलवाष्प बनी कैसे, वही बात है, वर्षा का जल भूपटल के दरारों और रंध्रों द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भागों में पहुंच जाता है, वहां पर अधिक तापमान के कारण जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है। समुद्र तट के निकट समुद्री जल भी रिस कर नीचे की ओर चला जाता है और जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है, इससे उसका आयतन और दबाव बढ़ जाता है तथा भूपटल पर कमजोर स्थान से विस्फोट के साथ बाहर निकल आता है और ज्वालामुखी क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट है भूकंप से भूपटल में भ्रंश पड़ जाते हैं और इन भ्रंशों से पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित मेघमा धरातल पर आ जाता है। तो ये हो गया हमारे ज्वालामुखी, ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी के जो निश्चित पदार्थ हैं तथा ज्वालामुखी उत्पत्ति के कारण। छोटा सा एक और टॉपिक कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही छोटी शॉर्ट वीडियो हो जाएगी ये, तो बहुत ही छोटी क्लास, इतनी भी छोटी क्लास हमें नहीं करनी। तो नेक्स्ट जो है ज्वालामुखी के अंगों की बात करेंगे। स्पष्ट है, डायग्राम आपको दिख रहा है, बस वही अंग हमें समझने हैं कि अंग में सबसे पहले आप कहेंगे हॉट जोन होगा जो कि मेग्मा चैम्बर कहलाएगा। एक ज्वालामुखी नलिका होगी जिसके सहारे उद्वेलन होगा ज्वालामुखी का, जिसके सहारे ज्वालामुखी का क्या होने वाला है, उद्गार होने वाला है। यहां से जब उद्गार होगा तो ज्वालामुखी में क्या होगा, विस्फोट। ज्वालामुखी नलिका क्या होगी, तो आपको समझ आ गया होगा कि एक नलिका होगी, एक पतली सी दरार है जिसके सहारे मेग्मा बाहर आता है, वही है ज्वालामुखी नलिका। नेक्स्ट, ज्वालामुखी शंकु जब बाहर आएगा फोड़कर या फाड़कर
तो एक शंक्वाकार आकृति का निर्माण करेगा, उसको हम ज्वालामुखी क्या कहेंगे? शंकु कहेंगे। शंकु के मुख पर एक छिद्र होगा जिसको हम कहते हैं ज्वालामुखी छिद्र। क्या कहेंगे? ज्वालामुखी छिद्र या वेंट। जब धीरे-धीरे सामान्य रूप से उद्गार हो रहा है, तो वेंट बना रहेगा। लेकिन जैसे ही विस्फोट थोड़ा-सा तीव्र होगा, तो वेंट भी फटेगा और किसका विकास करेगा? क्रेटर। तो ये जो बड़ा मुख है, ये क्या है? क्रेटर। और यदि ज्वालामुखी शांत हो जाए, मृत हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए, तब ज्वालामुखी का जो क्रेटर है, उसके ऊपर जलवायु का प्रभाव पड़ेगा, हवाओं का प्रभाव पड़ेगा, वर्षा का प्रभाव पड़ेगा। डेन्यूडेशन प्रोसेस होगी, अनाच्छादन प्रक्रम लगेगा और ऑल ओवर देखोगे तो ये क्रेटर टूटेगा, टूटकर बड़ा होगा, तो किसका विकास होगा? काल्डेरा का विकास होगा। उम्मीद है क्रेटर और काल्डेरा आपको समझ। ठीक है। इसी तरह से इस डायग्राम में देखिएगा कि एश क्लाउड जो है, राख के बादल, वो भी ज्वालामुखी के अंग है। इसी तरह से एक आएगा साइड वेंट, यानी कि कभी-कभी ज्वालामुखी का उद्गार जब होता है तो बड़ी तीव्रता से होता है और ज्वालामुखी पर्वत काफी ऊंचा हो जाता है। जैसे क्राकाटोवा है, ओजोस डी सलाडो है। ये ज्वालामुखी पर्वत 6000 मीटर, 5000 साढ़े 5000 मीटर के आसपास ऊंचाई वाले हैं। अब फिर से जब उद्गार होगा, तो उतनी अधिक मात्रा में ऊपर लावा नहीं पहुंच पाएगा। इस स्थिति में जो नलिका है उसकी कुछ उप शाखाएं बन जाएगी जिसको हम ब्रांच पाइप भी कह सकते हैं, और इसी से उद्वेलन होना शुरू हो जाएगा, जिससे साइड वेंट बनेगा, या उसी को हम क्या कहेंगे? परिपोषित शंकु कह देंगे, पैरासाइट कोन जिसको कहते हैं। लेयर्स ऑफ ज्वालामुखी के जो सोलिडिफाइड लावा है, उसकी कुछ लेयर जो है वो भी जमेगी, वो भी क्या है? ज्वालामुखी का अंग होगा। ये सभी ज्वालामुखी के अंग कहलाते हैं, कंपोनेंट्स कहलाते हैं। और अंगों की बात करें तो विखंडित पदार्थ भी क्या है? अंग है। तो फ्यूमिस हो गए, वो सब अंग है ज्वालामुखी। देखिए, मैग्मा चेंबर भूगर्भ में स्थित वह स्थान जहां मैग्मा पदार्थ उपस्थित होता है, मैग्मा चेंबर कहलाएगा। वोल्केनिक पाइप ज्वालामुखी नलिका, ज्वालामुखी पदार्थ जिसके सहारे बाहर आते हैं अथवा आने की ओर अग्रसर होते हैं, कोशिश करते हैं, उसको हम ज्वालामुखी पाइप कहेंगे। ज्वालामुखी शंकु, जब ज्वालामुखी का तीव्र विस्फोट के साथ उद्गार होता है अथवा केंद्रीय उद्गार होता है, तो ज्वालामुखी शंकु का विकास होता है। लावा के अधिक जमाव के कारण शंकु पर्वत का रूप धारण कर लेता है। ज्वालामुखी मुख या छिद्र, पर्वत के ऊपर लगभग बीच में एक छिद्र होता है जिससे ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। इस छिद्र का संबंध धरातल से नीचे भूगर्भ में एक पतली नलिका से होता है जिसे ज्वालामुखी नलिका कहते हैं। ज्वालामुखी का छिद्र विस्तृत हो जाता है तो उसे ज्वालामुखी मुख या क्रेटर कहा जाएगा। और जब नुकसान या अन्य कारण से जलवायु ज्वालामुखी मुख का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? काल्डेरा। अब यहाँ आपसे एक प्रश्न जो है वो हम पुट कर लेते हैं। यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ रहे कि ज्वालामुखी के अंगों को सचित्र समझाइए। ज्वालामुखी के संदर्भ में निम्न शब्दावलियों को परिभाषित कीजिए, या निम्न को परिभाषित कीजिए। शब्दावलियों हटा दें चाहे। क्या परिभाषित करेंगे? क्रेटर को, काल्डेरा को, नलिका को, जो ज्वालामुखी नलिका है, मैग्मा चेंबर को आदि। ये हमें लिखना होता है, इसके आंसर राइटिंग कर देंगे। ओके।
तो इसी के साथ आज की कक्षा को हम यहीं समापन करेंगे। कल हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी के समस्त प्रकारों को और प्रकारों के साथ हम जितनी भी स्थलाकृतियाँ हैं, उनका भी अध्ययन हम अगले टॉपिक में, अगली कक्षा में कर लेंगे और तत्पश्चात हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी का विश्व वितरण, ज्वालामुखी और मानव का जो संबंध है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।